पे कन्वर्जन्स हो रहे हो। कोई लार्ज स्केल रिलीजियस कन्वर्जन का इंडिया में डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो भी होते हैं स्ट्रे केसेस होते हैं, इंडिविजुअल केसेस होते हैं, और ये बताना भी मुश्किल है कि एक्चुअली कितने नंबर में होते हैं, क्योंकि वो इतना छोटा फिनोमिना है। अगर कोई वाकई में इतना बड़ा देश में फिनोमिना होता कि लोग अपना बड़ी संख्या में लोग धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में जा रहे हैं, तो ये इसके आंकड़े कई जगह मौजूद होते हैं। आज तक किसी भी बिल के डिस्कशन में किसी तरह के आंकड़े सामने नहीं रखे गए हैं। सिर्फ एक डर फैला करके एक ऐसा लीगल आर्किटेक्चर, एक ऐसा कानूनी डिज़ाइन बनाया गया है जिसके ज़रिए से कि आर्टिकल 25 और 26 को पूरी तरह से नलिफाई किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। और आर्टिकल 25-26 से आगे जाते हुए भी जो फेथ और ज़मीर को लेके, इंसान के ज़मीर को लेके, यकीन को लेकर के जो नेचुरल तकाज़े हैं, जो फितरी तकाज़े हैं, जो आपका कॉन्शियंस आपको बताता है, ये सब उन लॉजिकल तकाज़ों के अगेंस्ट जाता है कि आप एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू कन्वर्जन्स को रेगुलेट करें और किसी भी तरह के प्रोपगेशन को, किसी भी तरह के रिलीजियस प्रोपगेशन को आप क्रिमिनलाइज करें। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट भी जाता है और कॉन्शियंस के अगेंस्ट भी जाता है। जो दूसरा डिस्कशन देश में चल रहा है, जिसके ऊपर वक्तन फवक्तन सियासी शोशे छोड़े जाते हैं, वो है पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के एक कानून का। ये एक और कानून है जो कि जिसके पीछे वजूहात दूसरी बताई जाती हैं। वजूहात बताई जाती हैं ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट, वजूहात बताई जाती हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कम हैं, लिमिटेड हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको सही से उनका यूटिलाइजेशन करने के लिए पॉपुलेशन को स्ट्रीमलाइन करने की, कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इस तरह की बातें बताई जाती हैं। लेकिन ये एक और ऐसा सियासी शोशा है, सियासी जुमला है, जिसके पीछे असल में जो बेचैनी है वो आंकड़ों की बेचैनी है। और ये जो मेजॉरिटी को डराने की जो सियासत इस वक्त मुल्क में की जा रही है, मेजॉरिटी को ये डर देना कि वो मेजॉरिटी रहेगी या नहीं, वो वाकई में उसका ही बल रहेगा या नहीं, इस आइडेंटिटी को सिर्फ नंबर पे रिड्यूस करने की जो सियासत मुल्क में चल रही है, ये भी उसी का एक एक्सप्रेशन है। आप देखिए हमारे मुल्क में पॉपुलेशन कंट्रोल की पॉलिसी आज से नहीं, काफ़ी सालों से है। और अगर आप अगेन आंकड़ों को देखिए तो ये बताते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल की पॉलिसी लार्जली सक्सेसफुल रही है इंडिया में। ओवर टाइम जैसे जैसे हेल्थ और एजुकेशन को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर फैला है, अवेयरनेस फैली है, इंफॉर्मेशन फैली है, वैसे वैसे जो पॉपुलेशन का रिप्लेसमेंट का रेशियो होता है, जो ये बताता है कि ऑन एन एवरेज एक औरत ऑन एन एवरेज हिंदुस्तान में कितने बच्चे पैदा होते हैं, तो कहा यह जाता है कि एक स्टेबल पॉपुलेशन पॉलिसी वो है जो 2 के लेवल पे आ जाए। यानी कि एक औरत की अगर 2 बच्चे ऑन एन एवरेज मुल्क में पैदा हो रहे हैं, तो उसको जो डेमोग्राफिक स्टडीज करने वाले लोग हैं वो ये बताते हैं कि वो एक स्टेबल पॉपुलेशन का रिप्लेसमेंट रेशियो है और एक अच्छी पॉपुलेशन पॉलिसी। आज अगर आप हिंदुस्तान में देखिए, जो लेटेस्ट NSSO के आंकड़े हैं वो आपको ये बताते हैं कि इंडिया में तकरीबन जो रिप्लेसमेंट रेशियो है वो 2.1 तक ऑलरेडी आ चुका है। तो जो इंटेंडेड असर था पॉपुलेशन, बिना किसी ठोस कानून के, बिना किसी कानूनी कार्रवाई किए, सोशल पॉलिसी के थ्रू, स्कीम्स के थ्रू, हेल्थ और एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के थ्रू ऑलरेडी एक स्टेबल पॉपुलेशन पॉलिसी हम लोग अचीव कर चुके हैं। उसके बावजूद बात होती है कानून लाने की, उसके बावजूद बात होती है क्रिमिनल प्रोविजंस लाने की। और किस तरह के क्रिमिनल प्रोविजंस? इस देश में पहले भी इमरजेंसी के वक्त में एक एक्सपीरियंस, एक तजुर्बा हो चुका है, जब ज़बरदस्ती पॉपुलेशन कंट्रोल को इन्फोर्स करने की कोशिश की गई थी। उसके क्या डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस थे वो आप सब जानते हैं। तुर्कमान गेट यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वो सब वाक़यात सब लोग जानते हैं। उसके बावजूद आज हिंदुस्तान में, जबकि आप बेहतर तरीक़ों से एक पॉपुलेशन पॉलिसी को अचीव कर पा रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में भी बार बार पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। ये सरकार को भी पता है कि इस बिल का कोई फायदा नहीं होना, इसीलिए वो बिल्स कभी पास नहीं होते। लेकिन सियासी डिस्कोर्स से उसको कभी भी ख़त्म नहीं होने दिया जाता। और वो बिल्स किस तरह की किस तरह के प्रोविजंस की बात करते हैं? वो ऐसे प्रोविजंस की बात करते हैं कि जहां जो 2 चाइल्ड पॉलिसी का वायलेशन करे जो भी फैमिली, उनको सबसे पहले तो सरकारी स्कीम से डिसइंसेंटिवाइज किया जाए, यानी कि सरकारी जो स्कीम का लाभ है वो उनको काटा जाए।
कई जगहों पे इस तरह की बात होती है कि उनको इलेक्शन लड़ने से रोका जाए, कई जगहों पे और तरह के सैंक्शंस की बात होती है। फंडामेंटली जो उनके नागरिक के तौर पे जो अधिकार हैं, उन अधिकारों को कम कर देने की बात होती है अगर टू चाइल्ड पॉलिसी का वायलेशन हो। और आप देखिए कि इसका असल में असर किसके ऊपर होने वाला है। असर उन्हीं तबकों पे होगा जो कि सबसे ज़्यादा उन पॉलिसीज़ के हकदार हैं, जहाँ ज़्यादा गुर्बत है, जहाँ एजुकेशन नहीं है, जहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पूरी पॉपुलेशन साइंसेस डेमोग्राफिक स्टडीज़ आपको यही बताती है, और हमने अपने बुकलेट में भी यही बताने की कोशिश की है कि पॉपुलेशन का और डेमोग्राफिक ट्रेंड्स का रिलीजन या रिलीजियस बिलीफ से कोई लेना देना नहीं होता है, हमेशा उनका लेना देना हेल्थ और एजुकेशन से होता है। तो जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं हेल्थ और एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, वही कम्युनिटी सबसे ज़्यादा इन पॉपुलेशन कंट्रोल बिल्स का शिकार होंगी। और ये सरकार भी जानती है कि इसका असल में कौन इसका निशाने पे आने वाला है, इसलिए कभी भी पास करने की बात नहीं होती है। लेकिन हर पार्लियामेंट्री सेशन में, इस बार भी एक बीजेपी के एमपी ने प्रेजेंट किया, इससे पहले के 3 पार्लियामेंट्री सेशंस में लगातार कोई ना कोई बीजेपी का एमपी जरूर ये बिल पेश करता है। इस पर कई दिन डिस्कशन होता है, और उस डिस्कशन का निष्कर्ष ये निकलता है कि फिर से वो जो आंकड़ों को लेकर के जो डर है, जो बहुमत को लेकर जो एंजाइटी है, इस मुल्क में जो सियासत चल रही है कि जो देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके दिल में डर बिठाया जाए कि तुम्हारी मेजॉरिटी का नंबर कम हो जाएगा, तुम्हें उसके लिए सतर्क रहना है, जो बिल्कुल ही बेबुनियाद डर है। चाहे आप कन्वर्जन को ले लीजिए, चाहे आप पॉपुलेशन ग्रोथ को ले लीजिए, दोनों जगह किसी तरह के आंकड़े नहीं हैं जो इस डर को जस्टिफाई करें, किसी तरह का साइंस नहीं है जो इस डर को जस्टिफाई करे। लेकिन सिर्फ इस सियासत को जिंदा रखने के लिए, इस डिस्कोर्स को जिंदा रखने के लिए बार बार इस तरह के कानून को पेश किया जाता है, बार बार इस तरह का डिस्कशन किया जाता है, और मुल्क के जो है पूरे माहौल को ख़राब करने की एक कोशिश की जाती है। तो हम लोगों ने सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि बार बार ये एक डिस्कशन का मौजू बना हुआ है और एंटी कन्वर्जन के ऊपर यकीनन कई सारे कानून आ भी चुके हैं अलग अलग स्टेट्स में, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने एक बहुत बेसिक सी, बहुत बुनियादी सी स्टडी दोनों अलग अलग कानून पे अलग अलग की है, और उसको अब हम लोग रिलीज़ करेंगे और आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस एक स्टडी से कहीं ज़्यादा ये जो 2 बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स हैं और इनके पीछे जो एक बड़ी सियासत है, उसके ऊपर एक डिस्कशन मुल्क में हो सके, और इन इश्यूज़ की क्या रियलिटी है उसको समझने में लोगों को मदद मिले, और उसके साथ साथ जो इन बिल्स को लाने के पीछे, इन कानून की बात करने के पीछे जो असल मंशा है, वो मंशा की तरफ भी लोग सोचना शुरू करें, आकलन करना शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे में आप अगर धर्म परिवर्तन के प्रोसेस को इतना ब्यूरोक्रेटिक रिव्यू में डालिएगा तो आप यकीनन लोगों की जान और लोगों की अमान को खतरे में डाल रहे हैं। साथ में अगर आप इस प्रोसेस के अंदर और आप जाइए तो अल्टीमेटली इसका पर्पस क्या है। अल्टीमेटली इन पूरे लॉज का पर्पस ये है कि जो आर्टिकल 25 और 26 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको इनइफेक्टिव बना देना। और उसके पीछे पूरा लॉ, उसके पीछे अगर आप एंग्जाइटी को देखिए, उसके ऊपर क्या बेचैनी है उसको देखिए, तो क्लियरली बेचैनी जो है वो सारी आंकड़ों की ही है, बेचैनी सारी नंबर्स की है। क्योंकि एक पॉलिटिकल रेटरिक है, एक बात कह दी गई है, एक बात का डर दिलाया जाता है कि हिंदू इस मुल्क में सबसे ज़्यादा है संख्या में, लेकिन जो दूसरे मजहब के लोग हैं वो अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये एक पॉलिटिकल रेटरिक है, एक सियासी एक जुमला है, एक बुनियाद है जिस पर सियासत की जाती है, उसको जस्टिफाई करने के लिए फिर इस तरह के कानून आते हैं। हालांकि अगर आप कोई भी आंकड़े लीजिए इंडिया में, ना तो आपका सेंसस ये बताता है, ना तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के सर्वेज ये बताते हैं, ना तो कोई ऐसा आंकड़ा है जो बताए कि इंडिया में कहीं